Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. This is Indian Polity and Constitution lecture, and this is lecture number 1. आप सब लोगों को पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिलेबस में होता है, आपके सिलेबस में भी है, और इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक सिलेबस में होते हैं, लेकिन सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहे और सिलेबस में भी है वो है फीचर्स, इसके फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता होगा पहले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, उन टर्म्स के मतलब क्या है, असली मतलब क्या है, क्योंकि हम कभी क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ये एक जगह कोई वर्ड यूज करना होता है, हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल, हमें लगता है कि सिमिलर मीनिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉयर्स ने बनाया है, तो इसमें लीगल लैंग्वेज यूज की गई है। बट ऐसे बच्चे जिनको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन टफ लग रहा है, उनको मैं गारंटी दूंगी, मैं आपको सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी याद कराऊंगी। इट इज नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस, ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक डॉक्यूमेंट। क्या होता है? जैसे किताब होती है ना, वैसी किताब की तरह डॉक्यूमेंट है एक। जैसे किताब होता है, उसमें पेजेस होते हैं, उसमें कंटेंट्स लिखे होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी एक डॉक्यूमेंट है, और जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स में बांटा गया है चीज़ों को, डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है चीज़ों को। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें हर एक चीज़ लिखी गई है, डिफरेंट पोस्ट्स के बारे में, डिफरेंट सिस्टम के बारे में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बारे में, कैसे काम करेगा प्रेसिडेंट, कैसे काम करेगा, इलेक्शन कैसे होंगे, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें चीज़ें लिखी गई है। अच्छा, अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला फीचर आपको क्या याद रखना है? जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखा गया है, सारी चीजें लिख के है। और दूसरी बात ये लॉन्गेस्ट है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक तो ये रिटन है, क्योंकि कुछ कंट्रीज है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लिखा गया है। अच्छा, लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बड़ा है, बल्कि क्यों है? क्योंकि जितनी भी दुनिया के तकरीबन 60 कंट्रीज हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट फीचर्स को लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वो एक रीज़न है। ठीक है, दूसरा है कि उसमें यूनियन और स्टेट्स दोनों के लिए हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। चाहे सेंट्रल लेवल पे चीज़ों के बारे में लिखना है या स्टेट्स के बारे में लिखना है, तो वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तीसरा, सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसी रहेंगी वो भी इसमें लिखा गया है। अच्छा, चौथी बात यह है कि जस्टिफाइबल या नॉन जस्टिफाइबल राइट्स हो। जैसे कुछ राइट्स होते हैं, अगर हमारे वो वायलेट होते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, कुछ होते हैं जिनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। दोनों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हमारी कुछ रीजनल प्रॉब्लम्स है, जैसे आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान, कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। और इंडिया जो है ना, वो एक बड़ी कंट्री है, इसमें जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कल्चरली भी बहुत डिफरेंट है। तो इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें हर एक चीज़ लिखी गई है। इस वजह से बहुत बल्कि है, बहुत लेंथी है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सबसे पहला फीचर आप याद रखोगे। ठीक है, शाबाश। दूसरा फीचर आपको क्या याद रखना है? सोवरेनिटी रिजाइड्स इन पीपल। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर और अथॉरिटी जो इंडिया की है वो कहाँ पे है? वो लोगों में है, वो इसके लोगों में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आई कार्ड है, वो है प्रियम्बल में कैटेगोरिकल लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू गिव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो अल्टीमेट पावरफुल है ना इस इंडिया में, वो कौन है? वो लोग है। ठीक है, लोग है, क्योंकि हमारे कंट्री में जैसे पार्लियामेंट है, या कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या मिनिस्ट्री है, ठीक है, इन सबको तो काम पावर है, ये काम करते हैं, लेकिन किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है? वो लोगों ने खुद को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल लोग है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, हो गया, पहला फीचर हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लेंथी है। दूसरा फीचर हो गया कि लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है। तीसरा फीचर रहता है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। वो कैसे? देखो, जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये डॉक्यूमेंट जो होता है ना, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, विद टाइम इसको चेंज किया जाता है। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब ये ग्रो होता है, क्योंकि
इसमें अगर आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, वो ज्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं, वो बहुत मुश्किल है चेंज करना, तो वो रिजिड है। क्या है? रिजिड, उसको ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो ब्रिटेन है ना, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या कोई और कंट्री है, वहां पे इजिली चेंजेस की जा सकती है, दैट मीन्स वो फ्लेक्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, कुछ एरियाज इसके फ्लेक्सिबल है, कुछ एरियाज रिजिड है। ठीक है, कुछ एरियाज जो सेंटर के हाथ में होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल है, वो इजीली चेंज होते हैं। लेकिन कुछ एरियाज जो जिन पे स्टेट्स का असर पड़ेगा, जिनका असर स्टेट्स पे पड़ेगा, वो रिजिड है। तो इट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, शाबाश। कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है चेंज करने, वो रिजिड है। लेकिन कुछ ऐसे जो इजीली अमेंड हो सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 7th शेड्यूल के साथ कोई चेंज करेंगे, हमारे जिन पे असर पड़ेगा स्टेट्स पे, ठीक है, लोगों के, क्योंकि सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट भी। अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हमें चेंज करनी है, वो अकेला जो पार्लियामेंट है वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर से लिख कर लाना, स्टेट लेजिस्लेचर का साइन होना चाहिए। तो कुछ एरियाज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजिड है, जिनको जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता है। कुछ एरियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो फ्लेक्सिबल है, जिनको हम जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, शाबाश। ये सारी चीजें जब हम एमसीक्यूज भी करेंगे ना, सारी चीजें रिपीट हो जाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे ना तो ये फिर से रिपीट हो जाएंगे। एक और यह है कि हमने इनको ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। ये जो पहला लेक्चर है ना, ये जो पहला टॉपिक है, ये बहुत लेंथी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक, ये जब स्ट्रांग हो जाएगा ना आपका, आगे वाला आपको पॉलिटी बहुत इजी लगेगा। देखो, एक और फीचर है कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो उस टाइम 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है देखा गया, पढ़ा गया, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, जैसे जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था, वो बहुत बल्कि था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट उसी से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहां से हमने कौन कौन सा फीचर लिया है, याद रखने ना, क्वेश्चन आता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है ना, वो बराबर अमेरिका की तरह है। अमेरिका में, यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से लिए हैं, क्योंकि वहां पे भी फंडामेंटल राइट्स है, जिनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। हमने सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे ना, वहां पे भी वहां से लिया है। जुडिशियल रिव्यू भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फीचर्स लिए हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर लिया है, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं। कंकरेंट लिस्ट, ये क्वेश्चन आया भी था प्रीवियस एग्जाम में। कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, शाबाश। तो वैसे ही हम आगे आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको कि हमने डीपीएसपी कहां से लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए। ठीक है, शाबाश। यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मतलब यूनियन, उसमें यूनिफॉर्मिटी है। जैसे हमारा एक फ्लैग है, हर एक स्टेट के लिए है, एक सिटीजनशिप है हर एक स्टेट के लिए। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे सेंटर पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट्स में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है ना, उसमें क्या है? यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इससे इक्वलिटी मिलती है, लोगों को इक्वलिटी मिलती है। जैसे एग्जांपल क्या है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हमारे पास सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। देखो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है? हमारे सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन से है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर कौन से? हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के अंडर कौन से है? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालता है, वो सारे कोर्ट्स पे ये लगता है, इंप्लीमेंट होता है। तो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। यूनिफॉर्मिटी इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, हमारे जो सिविल और क्रिमिनल लॉज है वो सबके लिए सेम है। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको सेंटर सेलेक्ट करता है, यूपीएससी उनको एग्जाम करता है, फिर वो सिलेक्ट होते हैं, लेकिन फिर जाते कहाँ है? ड्यूटी स्टेट्स में जाते हैं। तो लेकिन सेंटर से ही वो आते हैं ना, तो यूनिफॉर्मिटी इसलिए हम बोल सकते हैं। तो हमारे बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो यूनिफॉर्म है पूरी कंट्री में। ठीक है, अच्छा। रेवोल्यूशनरी इन नेचर,
अच्छा, revolution number of reforms and changes that broke with the Indian colonial past and established new democratic and secular system of। ये क्यों रेवोल्यूशनरी नेचर है? क्योंकि हमारे हमारे ऊपर 200 से ज़्यादा 250 साल तक तकरीबन बरतानिया का रूल था, ब्रिटिश रूल था। तो हमने उस ब्रिटिश रूल से निकल कर बहुत सारी चेंजेस लाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने सारा ब्रिटिश वाला सिस्टम नहीं रखा, हमने बहुत सारी चेंजेस लाई। और हमने खास तौर पर जो हमारी वीकर सेक्शन है, जैसे बच्चे हैं, औरतें हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अदरवाइज वो दबाते थे उन लोगों को। ठीक है, शाबाश। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी नेचर है, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। एफर्मेटिव एक्शन क्या होती है? एफर्मेटिव एक्शन को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों? ये भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। एफर्मेटिव एक्शन, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट को लगता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन में नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज में, उनको ये रिजर्वेशन दी जाती है ना, तो रिजर्वेशन हम नहीं बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे ही वो तो जॉब्स में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन रखी गई है। या औरतों के लिए गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन लेती है, वो भी एफर्मेटिव एक्शन में आता है, वो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है। सो दैट कि जो हमारे वीकर सेक्शंस है ना, वो अपलिफ्ट हो जाए। ठीक है, उनकी वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए। इसको बोला जाता है लॉयर्स पैराडाइज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, उनका चेयरमैन कौन था? उनका चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसको इसको इसलिए बोला जाता है लॉयर्स पैराडाइज, क्योंकि वहाँ पे जो वो लॉयर्स उस टाइम पे थे, उन्होंने लीगल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगी जस्टेबल राइट, नॉन जस्टेबल राइट, ये नॉर्मली स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा, आम इंसान को समझ नहीं आएगा। तो आम इंसान को समझना है मुश्किल है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है, ज्यादातर लॉयर्स को समझ आता है, इसलिए हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को क्या? लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको याद रखने। ठीक है, अभी आप प्रेजेंट वाला देख लेना स्टेटस, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम 300 कुछ आर्टिकल्स थे, लेकिन अभी 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है, 105 अमेंडमेंट्स है। ठीक है, कितने हैं? ऑलमोस्ट 448 आर्टिकल्स है, और कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट्स में बांटा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और 12 शेड्यूल्स में बांटा गया है, और 105 अमेंडमेंट्स है। ठीक है, शाबाश। सिग्निफिकेंट फीचर्स में हम सबसे पहले देखेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल एक आईडी कार्ड होता है ना, हमारा आइडेंटिटी कार्ड, उसमें कुछ मोटी मोटी चीजें लिखी होती है, वैसे ही प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड। ये हमें दिखाता है कि हमारा, देखो हमारा, अगर कोई सोचेगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा इंडिया का, उसको कितना टाइम लगेगा? उसको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। लेकिन अगर उसको समझना है ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको चाहिए कि वो क्या करे, वो प्रियम्बल पढ़े। ठीक है, और प्रियम्बल के हिसाब से क्या है? इंडिया एक सोवरियन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिया सोवरियन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। मतलब जब वो पढ़ेगा कि अच्छा इंडिया सोवरियन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, उसको सारा समझ आएगा। कैसे समझ आएगा? देखो, सोवरियन का मतलब है ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद के डिसीजंस खुद से ले सकती है इंडिया। तो इंडिया क्या है? सोवरियन कंट्री है। सोशलिस्टिक कैसे है? सोशलिस्टिक, इसमें सिग्निफिकेंट जो ओनरशिप है ना प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो स्टेट के पास है। जैसे हमारे पास, आपने देखा होगा JKSRTC, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकुलरिज्म, यहाँ पे हमारी इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, हमारी इंडिया का कोई कंट्री का, कोई स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, हमारे लिए सारे रिलीजन सेम है, तो इसीलिए हम उसको सेकुलर मानते हैं। डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है ना, वो लोगों के विल से बनती है, लोग वोट डालते हैं, लोग ही उठते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और लोग ही फिर काम भी करते हैं, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक कैसे है? जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है ना, प्रेसिडेंट, उसको यहाँ पे चुना जाता है, यहाँ पे किंग और क्वीन नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसीलिए इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक होना मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो इलेक्टेड होता है, वो किसी पर्टिकुलर फैमिली से नहीं आता है। वो जैसे ब्रिटेन में आपने देखा होगा किंग और क्वीन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अमेरिका की तरह प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ठीक है, ओके, तो ये था प्रियम्बल। ठीक,
प्रियम्बल क्या है, आईडी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि जिसमें सोवरियन, ये हमें दिखाता है इंडिया एक सोवरियन है, इंडिया सोशलिस्टिक है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, शाबाश। इसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखो ये आपको आगे और पढ़ना है अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग टॉपिक्स में, तो आपको ये रिपीट हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स एक ये क्या है, ये यहाँ के लोगों को हुकूक दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं। ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। किस में आता है, पार्ट 3 में आता है। और 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, पहले 7 थे, फिर एक को डिलीट किया गया, अब है 6 फंडामेंटल राइट्स। अब वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। ठीक है, ये हमें अलग से चैप्टर में पढ़ना है, उस टाइम हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से 18 आता है, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23-24 आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25-28 आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29-30 आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 आता है। ठीक है, ओके। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स क्यों रखे गए, सो दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रही हमारी कंट्री में, जो हमारे लोग हैं उनको पूरा पॉलिटिकली वो डेवलप हो। ठीक है, उनको कोई दबाव ना हो, किसी पर्टिकुलर तबके को दबाव ना हो, हर एक को हक है। यहाँ पे एजुकेशन का भी हक है, रिलीजन का भी हक है, इक्वलिटी का भी हक है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब गवर्नमेंट के लिए, सब लॉ के लिए बराबर है। यहाँ पे आपको याद रखना है, दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन स्टेटस पावर। देखो क्या होता, कभी कभी ऐसे गवर्नमेंट आएगी, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो बोलेगा मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं आने दूंगा, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर तबके को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा। तो स्टेट को पावर जो है ना, उसको लिमिट करने के लिए, ये स्टेट के पावर पे लिमिटेशन है। क्या है, याद रख लेना, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये स्टेट के पावर पे लिमिटेशन है कि अगर किसी की भी गवर्नमेंट आएगी ना, वो ये हुकूक ना छीने। ठीक है, ये हुकूक लोगों के मिले हैं, कम से कम ये बेसिक राइट्स लोगों को मिलने चाहिए, तो इसीलिए ये लिमिटेशन है स्टेट के पावर पे। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। जैसे इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, तो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, इनको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो हमने क्या याद रखा फंडामेंटल राइट्स में कि ये पार्ट 3 में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या प्रमोट करती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं एज ए लिमिटेशन ऑन द स्टेट्स पावर, और दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, जैसे इमरजेंसी में लग सकती हैं, या कभी जो मार्शल लॉ लगता है। ठीक है, शाबाश। इसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई, 1976 में जो हुआ था। अमेंडमेंट होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1976 में, उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला चैप्टर ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, ये पार्ट 4A में है, इनको भी हमें अलग से पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हमें आगे पढ़ने हैं। तो पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया, उससे ऐड हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ सिर्फ एक आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, पार्ट 4A में है, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई है। और दीज आर द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलती है कि अगर आपको हुकूक मिलते हैं, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, फिर एज सिटीज़न होने की हैसियत से आपके पास आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी है। अगर मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, मुझे फंडामेंटल राइट मिलते हैं, मुझे राइट टू एजुकेशन मिलता है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट टू इक्वलिटी मिलती है, लेकिन मेरा भी कुछ ड्यूटी बनती है ना, फिर मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करूँ, अपने फ्लैग को रेस्पेक्ट करूँ, अपने एंथम को रेस्पेक्ट करूँ, अपने जो है पब्लिक बिल्डिंग्स उनको रेस्पेक्ट करो, औरतों को रेस्पेक्ट करो, ये मेरी ड्यूटीज बनती है ना। तो यही है फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, इनको भी ये दीज आर नॉन जस्टेबल, इसको भी जुडिशली एनफोर्स हम नहीं कर सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टेबल। ठीक है, आप फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट होने के लिए आप नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। शाबाश।
इसके बाद आता है डीपीएसपी, ये भी एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक और फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये आता है पार्ट 4 में, ठीक है, ये आता है पार्ट 4 में डीपीएसपी। और ये डील करता है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के साथ। ये डील करता है किसके साथ? सोशो इकोनॉमिक राइट्स के साथ। जैसे मैंने आपको बोला फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ डील करता है, ये करता है सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के साथ, ठीक है। और ये दीज आर नॉट जस्टिफाइबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, आप नहीं जा सकते हो इनके लिए कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर जस्टेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टेबल नहीं है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि मेरा डीपीएसपी वायलेट हो गया। हाँ, आप कोर्ट में जा सकते हो अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है। दे एम एट एस्टेब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, ये वेलफेयर इंडिया की वेलफेयर के लिए लाई गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये भी एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 में आता है, और इसमें सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए ये रखी गई है फॉर द वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है यहाँ तक। ओके, तो आई थिंक इतने फीचर्स आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे।